हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शिक्षा शास्त्र क्लासेस पर। आज का यह क्लास उन बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है जो भी क्लास 9th में है और जिनका भी परीक्षा बिहार बोर्ड से क्लास 9th का 2027 में होने वाला है। आज का यह क्लास मुख्य रूप से केमिस्ट्री का होने वाला है, जिसमें कि चैप्टर नंबर 1 आपका हो रहा है और जिसका नाम हमारे परिवेश के पदार्थ है। यह हमारा लेक्चर नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि मैंने इससे पहले 2 लेक्चर ले चुका है। यदि आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज आप इस वीडियो के या आप उस लेक्चर को जरूर से अटेंड करें, क्योंकि वह काफी महत्वपूर्ण लेक्चर हो जाते हैं। लगभग एक क्लास आपका और चलेगा थ्योरी का, उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और परसों की क्लास में आपको इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है साहिल गुप्ता। मैं आज आपको केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर हमारे परिवेश के पदार्थ मैटर इन आवर सराउंडिंग पढ़ाने वाला हूँ, जिसका लेक्चर नंबर आज 3 हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज का हमारा मोटिवेशनल लाइन है, जो सीखने से नहीं रुकता वही आगे बढ़ता है। तो आप मेहनत करते रहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो चलिए आप अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए, हमारे चैप्टर का नाम हमारे परिवेश के पदार्थ मैटर इन आवर सराउंडिंग। पिछले लेक्चर्स में मैंने ठोस द्रव के बारे में बताया और गैस अवस्था के बारे में मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा और कल ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। आज उससे रिलेटेड थोड़ा सा कुछ पॉइंट हो जाता है, वो आपको मैं बताऊंगा कि वाष्पन आखिर होता क्या है। तो देखिए, वाष्पन को पहले समझिए। वाष्पन क्या होता है कि किसी भी मतलब द्रव का किसी भी ताप पर ऊपरी भाग मतलब कि ऊपरी भाग जो होता है ना, किसी भी ताप पर उड़ने की, यानी कि वायुमंडल में जब मिल जाता है ना, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। जब एक एग्जांपल लीजिए आप कि एक बर्तन में आप क्या कीजिए कि थोड़ा सा जल लीजिए और उसे मार करके मतलब कि कुछ निशान लगाकर धूप में रख दीजिए सुबह में, और जब आप शाम में उसे देखेंगे तो वह निशान से कुछ नीचे की ओर दिखेगा। आपको थोड़ा सा उसमें चेंजेस देखने को मिल जाएगा उसके मतलब उसमें आपको। तो यही क्या हो जाता है। तो इस दौरान मतलब सुबह से लेकर शाम के दौरान क्या हुआ कि सूर्य से जो तेज तेज प्रकाश निकली वह मतलब पानी पे जल पे पड़ी है। और क्या हुआ, उसके मतलब जो जो कमजोर पार्ट था, मतलब द्रव का ऊपरी पार्ट जो था, उसे क्या हुआ, वह वाष्पित हो गया। वाष्पित हो गया, वायुमंडल में मिल गया। और यह प्रक्रिया इतनी धीरे धीरे होती है कि यह हमें दिखाई नहीं देता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको समझा दिया कि वाष्पन क्या होता है। अब इसकी परिभाषा को देख लेते हैं कि किसी द्रव का कमरे के ताप या द्रव के क्वथनांक के नीचे के तापों पर वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया को हम लोग वाष्पन कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, वायुमंडल में मिल जाती है। आप देखिए, वाष्पन जो होता है ना, वो हमारे पर्यावरण के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, हमारे वातावरण के लिए। क्योंकि देखिए, जब सूर्य से प्रकाश समुद्र पर पड़ती है तो उसका ऊपरी भाग जो होता है वो वाष्प बनकर उड़ जाता है और बादल बन जाता है। और बादल से ही हमारे धरती पर वर्षा वर्षा होती है, जिस कारण हम खेती कर पाते हैं अच्छे से। तो ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है वाष्पन। अब देखिए, वाष्पन को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। तो क्या क्या कारक हैं। तो द्रव की प्रकृति, कहते हैं कि द्रव का क्वथनांक जितना कम होता है, वाष्पन की प्रक्रिया उतनी ही तेजी से होती है। देखिए, इसका कहने का तात्पर्य क्या है, यानी कि क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब उबलना। क्वथनांक मीन्स उबलना कह सकते हैं। कि देखिए, जैसे ईथर होता है वो 34 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलना प्रारंभ हो जाता है। देखिए, जब आप पानी को गर्म करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना स्टार्ट होता है। और आप देखते होंगे कि उससे मतलब कुछ धुआं टाइप का निकलता है। जब वो गर्म होता है तो कुछ धुआं टाइप का, नमी टाइप का वो निकलता है, वो आपको दिखता होगा। वही क्या हो रहा है, वो वाष्पीकरण हो रहा है। जब आप वो धुआं जब निकलता है, जब उसमें किसी मतलब बर्तन की सहायता से उसे रख देते हैं, बर्तन आप उस पर रख देते हैं और थोड़ी देर के बाद आप उठा के देखते हैं तो इस पे आपको जल के ही अंश देखने को मिल जाएंगे। वही वाष्पित होकर उस बर्तन पे जाके जम जाता है, मतलब चिपक जाता है। जब आप उसे मतलब पलटते हैं उस बर्तन को तो आपको दिखेगा कि हाँ, वह पानी उस पर आ गया है। तो वही हो रहा है। और देखिए, जब आप 34 डिग्री सेल्सियस पर आप उसको ईथर को जब गर्म करते हैं तो वो वाष्पीकृत हो जाता है, वाष्प बन जाता है और वायुमंडल में मिल जाता है। और जब आप जल को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट पर गर्म करते हैं, तो वह वाष्प बनकर वायुमंडल में मिल जाता है। देखिए, कहा गया है कि ईथर जो है ना, जल की अपेक्षा अधिक तेजी से वाष्पीकृत होता है। क्यों? क्योंकि इसका क्वथनांक कम है। क्योंकि ये 34 डिग्री सेल्सियस पर ही क्या हो रहा है, वाष्पीकृत हो रहा है। और जल को 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए वाष्पीकृत होने के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने पहला पॉइंट समझ लिया। आप देखिए, दूसरा कहा गया, क्या कहा गया है
क्यों? द्रव का ताप, कहा गया कि उच्च ताप पर द्रव के कणों का औसत वेग बढ़ जाता है, अतः वाष्पन की क्रिया तीव्र हो जाती है। तो सही बात है, जितना ताप देंगे आप वो उतना ही वाष्पन की क्रिया प्रारंभ होगी, तीव्र वेग से होगी। अब देखिए तीसरा पॉइंट लिखा गया है द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप एक एग्जांपल लीजिए, आप 1 लीटर पानी लीजिए और एक किसी मतलब पतले कह सकते हैं कि जैसे थोड़ा सा पानी लीजिए, आप एक गिलास आप ले सकते हैं, गिलास में आप उस पानी को डाल दीजिए और एक पतीला लीजिए और उतना ही पानी आप उस पतीले में डालिए और दोनों को एक साथ जब आप गर्म करेंगे तो आप पाएंगे कि जो पतीला में पानी है ना वो तीव्र वेग से वाष्पीकृत हो रहा है और जो गिलास में पानी है वो उससे मतलब वाष्पीकृत हो रहा है, लेकिन वो बिल्कुल कम मात्रा में वाष्पीकृत हो रहा है। तो वही कह रहे हैं, इसके इसका क्या तात्पर्य हुआ, जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा उतना ही वाष्पीकरण अधिक होगा। यहाँ लिखा गया है द्रव की सतह का क्षेत्रफल जितना अधिक होता है वाष्पीकरण उतना ही अधिक होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। देखिए यहाँ लिखा गया है कप की अपेक्षा प्लेट में चाय शीघ्र से ठंडा हो जाती है, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया। अब क्या 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 कि फैलाया हुआ वस्त्र लपेटे हुए भीगे वस्त्र की तुलना में तेजी से सूख जाएगा। ये भी वही बात हो गया, जब आप देखिए क्या करते हैं कोई गीला कपड़ा है उसे आप एक मतलब क्या कह सकते हैं कि लपेट कर एक जगह पर रख देते हैं, वो जल्दी से सूखेगा, या फिर जिसे आप फैला कर किसी रस्सी पर टांग देते हैं वो जल्दी सूखेगा। तो आप बोलेंगे कि जिसे मैंने रस्सी पे रखा है फैला कर वो जल्दी से सूख जाएगा, क्यों? क्योंकि उसे मैंने फैला दिया है, उसका घनत्व मैंने मतलब सॉरी उसका जो क्षेत्रफल है मैंने बढ़ा दिया है और क्षेत्रफल मैंने घटा दिया है किसमें, जब हम एक साथ मतलब उसको लपेट कर एक ही स्थान पर रख देते हैं उसका तो क्षेत्रफल घट गया, लेकिन जब मैंने क्षेत्रफल को बढ़ा दिया तो वो जल्दी से सूख जाएगा, वो जल्दी वाष्पीकृत हो जाएगा, उसमें जो जल उपलब्ध होगा। उसके बाद चौथा नंबर पॉइंट हमारा कहा गया है कि वायु का वेग, जब देखिए का वेग अधिक होने पर वाष्प तेजी से होता है, जैसे कि जल मतलब जल में जो कुछ कुछ नमी होता है वो वायु उड़ाकर ले जाता है, उसमें जो भी मतलब कण होते हैं उसे वह उड़ाकर ले जाता है और उसे जल्दी से वाष्पीकृत कर देता है। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा है आर्द्रता। आर्द्रता क्या होता है? ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है? वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। देखिए आर्द्रता का आप सिंपल मतलब समझिए कि वायु में जो नमी होती है, वर्षा के मतलब वर्षा हो चाहे जल कोई भी पदार्थ का कोई मतलब द्रव या लिक्विड का जो नमी होता है मतलब जो आपको दिखेगा नहीं, वो सिर्फ आप उसे देखिए आप उसे महसूस कर सकते हैं, लेकिन मतलब बहुत सा वो छोटा होता है, उसका कण बहुत ज्यादा छोटा होता है, वो क्या होता है वायु में फैल जाता है, वो फैला हुआ होता है, वायु में उपस्थित होता है, वायु में फैला हुआ होता है, तो वही उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी कहते हैं, यानी कि आर्द्रता कहते हैं। अब क्या लिखा गया है? आर्द्र वायु में द्रव का वाष्पन बहुत ही कम होता है। जब आर्द्र वायु होता है, जब वायु में मतलब बहुत सारा नमी होता है तो वाष्पन की प्रक्रिया कम होती है, जबकि शुष्क वायु मतलब जब वायु में नमी नहीं होता है तो क्या होता है? वाष्पन की शीघ्र से यानी कि तीव्रता से होती है वाष्पन। अब यहाँ लिखा गया है कि भींगा हुआ कपड़ा शुष्क कपड़ा की शीघ्र से सूख जाता है। अब देखिए भींगा हुआ कपड़ा जो होता है और शुष्क कपड़ा यानी कि सूखा हुआ कपड़ा तुरंत से हो जाएगा, सूख जाएगा, शीघ्रता से सूख जाता है। शुष्क मतलब वायु में इस वायु के देखिए जब वायु में आप देखते होंगे ठंड के मौसम में कि जब कोहरा होता है तो आपके कपड़े नहीं सूखते, क्यों? क्योंकि उस टाइम वायु में नमी होता है। और जब आप देखते हो कि थोड़ा सा मौसम धूप नहीं हुआ है लेकिन फिर भी मौसम मतलब साफ है, तब आप कपड़ा जब सूखने के लिए देते हैं तो कपड़ा सूख जाता है, क्यों? क्योंकि उस टाइम वायु में नमी नहीं है, इसी कारण सूख जाता है। आप देखिए यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है कि वाष्पन की प्रक्रिया में ठंडक उत्पन्न होती है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब वाष्पन होता है, वेपोराइजेशन होता है, तो उसके जब वायु में वातावरण में जब द्रव के कण मिलते हैं तो जाहिर सी बात है कि उससे ठंडक उत्पन्न होगी। अब देखिए अगला पॉइंट लिखा गया है वाष्पन की क्रिया द्रव की सतह पर होती है। हाँ, अब वाष्पन की क्रिया जो होती है वो द्रव के सतह पर ही होती है, क्यों? अभी मैंने आपको बताया कि द्रव का ऊपरी भाग ही वातावरण में क्या हो जाता है? मिल जाता है, ये सतही घटना हो जाएगी। और सतह पर द्रव के कण भीतर भाग से उष्मा ऊर्जा ग्रहण करके वाष्प के रूप में वायु में चले जाते हैं और वह उष्मा ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और वाष्प के रूप में वायु में मिल जाते हैं, चले जाते हैं, जिससे द्रव का ताप कम हो जाता है। जिससे क्या होता है? द्रव का जो ताप होता है वो कम हो जाता है। अब वो ठंडा हो गया क्योंकि उसका ऊपरी भाग उड़ चुका है और वह ठंडा हो जाता है। और उससे क्या हो जाएगा? जब गर्म भाग उड़ जाएगा तो ठंडा ही हो जाएगा। अब देखिए एक पॉइंट आता है कि सुराही का पानी आके ठंडा क्यों होता है? तो देखिए यहाँ पे लिखा गया, इसका ही पॉइंट है कि सुराही का पानी आके ठंडा क्यों होता है। तो सुराही के सतह पर अनेक सूक्ष्म छिद्र होते हैं। आपने देखा होगा सुराही के जो छिद्र सुराही आपने देखा होगा उस पर बहुत सारा छिद्र होता है जिनसे पानी रिसते हैं, यानी कि जिनसे पानी क्या होता है उसके अंदर मतलब फैल जाता है, सुराही के अंदर थोड़ा सा मतलब रिस जाता है। और क्या होता है कि बाहरी सतह पर आकर वाष्पित हो जाते हैं और बाहरी सतह पर क्या हो जाएगा? जब वाष्पित हो जाएगा। अब वाष्पीकरण के लिए आवश्यक ऊष्मा सुराही से जल प्राप्त होता है, जिससे क्या हो जाता है?
सुराही का जल ठंडा हो जाता है। और जब वाष्पीकरण होते रहता है तो वो ठंडा बना रहेगा। अब क्या लिखा गया है कि हथेली पर स्पिरिट, एसीटोन, पेट्रोल, इत्र जब आप लगाते हैं तो क्या होता है, ठंडक महसूस होता है। जब आप कोरोना का जब टाइम था तो तब आपने सैनिटाइजर का यूज तो किया ही होगा। जब आपने अपने हाथों पर सैनिटाइजर लगाया तो आपको ठंड महसूस होता होगा पक्का। वही क्या हो रहा है, मतलब जब वाष्पन की क्रिया कहते हैं मतलब होती है तो उसमें क्या होता है, देखिए जब इत्र लगाते हैं, पेट्रोल लगाते हैं, एसीटोन लगाते हैं, स्प्रीट लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं तो हमें क्या होता है, ठंडक महसूस होता है। उसी प्रकार यहाँ पे लिखा गया हथेली पर वाष्पन की क्रिया होती है। और ये क्या हो रही है, वाष्पन की क्रिया हो रही है। और वाष्पीकरण के लिए आवश्यक ऊष्मा हमारी हथेली से प्राप्त होती है। और हथेली पर हमारी क्या होती है, आवश्यक ऊष्मा जो होती है वो हमारी हथेली से ही प्राप्त होती है वाष्पीकरण के लिए। इसलिए हमें ठंडक महसूस होता है। इसलिए जब हम उसे लगाते हैं किसी तो पेट्रोल को, इत्र को, सैनिटाइजर को, एसीटोन को, स्प्रिट को, तो क्या होता है, हमें ठंडक महसूस होता है। अब दूसरा कहा गया है कि क्वथनांक एवं क्वथन में क्या अंतर होता है, क्या होता है ये क्वथन। देखिए कहा गया कि जब किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तब उसे क्या, तब वह उबलने लगता है। उसे ये हम लोग क्या कहते हैं, क्वथन कहते हैं। जिस ताप पर उबलना प्रारंभ होता है उसे क्वथनांक कहते हैं। यह प्रक्रिया हम क्या कहलाती है, क्वथन या उबलना कहलाती है। उबलना, जब पानी उबलने लगता है उसे क्वथन कहते हैं। और जिस ताप पर वो उबलता है उसे क्वथनांक कहते हैं। सिंपल। आप क्या कहा गया है, क्वथनांक पर दाब का प्रभाव, क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है दाब का, तो वायुमंडल का दाब अधिक रहने पर द्रव का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। ठीक है। जब हम वायु में अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो वायु का दाब अधिक ऊंचाई कम हो जाता है। ऊंचाई क्या हो जाता है, अत्यधिक ऊंचाई कम हो जाता है, इसलिए द्रव का क्वथनांक भी कम हो जाता है। ठीक, जाहिर सी बात है। ऊंचे पर्वत पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस मतलब नीचे होता है, और 100 डिग्री से वो क्या हो जाता है, ऊंचे पर्वत पर वो घट कर 70 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अतः ऊंचे पर्वत पर चावल दाल पकाना कठिन हो जाता है, क्योंकि इसमें ज्यादा समय और अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। मैं ऐसा करता हूँ, वो समझ लिए होंगे आप, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट है क्वथनांक पर अशुद्धियों का प्रभाव। देखिए जब आप किसी पानी को गर्म करते हैं, जब मतलब आप उसका ताप क्या कह सकते हैं कि जब आप उसमें कुछ एजेंट यानी कि कुछ मिला देते हैं ऊपर से, जैसे आप चाय बनाते हैं, आप उसमें चाय पत्ती अगर डालते हैं तो और मतलब तेज से क्या हो जाता है, बॉइलिंग होने लगता है। तो वही कहा गया, जब आप अशुद्धियों को मतलब द्रव्य अशुद्धियों की उपस्थिति में रहने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। जब आप द्रव्य में अशुद्धियों को मिलाते हैं तो क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसी प्रकार यहाँ लिखा गया कि जल में नमक मिलाने पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो जाता है। तो वही मैंने अभी आपको बताया, जब आप चाय बनाते हैं उसमें जब चाय पत्ती डालते हैं उसका क्वथनांक जो था और बढ़ जाता है, चीनी डालते हैं और उसका तापमान बढ़ जाता है। अब देखिए, अब क्वथन और वाष्पन में क्या अंतर होता है। यह एक सतही प्रक्रिया है जो सभी तापों पर होती है, और इसमें लिखेंगे यह निश्चित ताप पर ही होती है। सही बात, जैसा कि मैंने आपको बताया, यह सिर्फ द्रव के ऊपरी सतह पर ही होती है, और ये संपूर्ण द्रव के पर ही संपन्न होती है, संपूर्ण द्रव में संपन्न होती है। इसमें ठंडक उत्पन्न होता है, इसमें ठंडक नहीं उत्पन्न होता है क्योंकि ये गर्म होता है। इसमें लिखा गया है से कम तापक्रम पर द्रव के वाष्प बनने की प्रक्रिया को हम लोग वाष्पन कहते हैं। सही बात। निश्चित ताप पर द्रव के उबलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, क्वथन कहते हैं। तो आज के क्लास में बस इतना ही, क्योंकि कल आपका क्लास जो होगा वो थोड़ा सा आपका इस क्लास से थोड़ा सा लंबा चलेगा, क्योंकि कल मैं आपको इस चैप्टर का एंड कर दूंगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो देखिए, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको प्रतिदिन क्लास देखने को मिल रही है, क्लास 9 और क्लास 10 की बिल्कुल फ्री में, और इसका पीडीएफ नोट्स भी आप फ्री में प्राप्त कर रहे होंगे टेलीग्राम चैनल से। तो प्लीज आप सभी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और दोस्तों को भी बताइए शिक्षा शास्त्र क्लासेस पर बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाता है। और टेलीग्राम चैनल को अवश्य रूप से फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ और नोट्स दिए जाते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन